दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में हम लोग कोरोना के ग्लोबल पैंडेमिक से जूझ चुके हैं और जान चुके हैं कि कितना भीषण इसका प्रभाव रहा है हमारे शरीर पर, कितना हानिकारक रहा हमारे लिए ये। और एक छोटा वायरस किस तरह से पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। तो ऐसा ही एक वायरस है जो कि हमारे सेंट्रल एवं वेस्टर्न अफ्रीका से निकलकर अब दूसरे कंट्रीज में भी फैलने लगा है और डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक वायरस यानी एमपॉक्स वायरस के बारे में जानेंगे। हाय, मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल हॉट स्पॉट ऑफ बायोलॉजी में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स डिसीज के बारे में। मंकी पॉक्स डिसीज, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, लगता होगा कि यह मंकी में होने वाला बीमारी है, लेकिन नहीं, यह एक जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज करने का मतलब जू मीन्स एनिमल्स, यानी यह एक ऐसा बीमारी है जो एनिमल से ह्यूमन में आया है। यानी तो सबसे पहले यह मंकी में पाया गया था और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया मंकी पॉक्स डिसीज, और जिस वायरस से ये कॉज होता है उसका नाम रखा गया मंकी पॉक्स वायरस। तो मंकी पॉक्स जो डिसीज है ये लगभग स्मॉल पॉक्स जैसा ही मिलता जुलता इसका सिम्टम है, इसीलिए शुरू में पता नहीं चल रहा था, लोगों को लग रहा था कि शायद स्मॉल पॉक्स का या इस तरह का मिलता जुलता मीजल्स वगैरह के जैसा का प्रभाव है लोगों में। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, यह नए तरह का वायरस है बिल्कुल, और इससे जो डिसीज हो रहा है यह बिल्कुल नए तरह का डिसीज है। सबसे पहले यह डिसीज अफ्रीका में ही फैला, सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में, और उसके बाद इसका जो क्लेड है उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ, बहुत सारा म्यूटेशन हुआ, नया वेरिएंट पैदा हुआ, जो कि आज के डेट में अफ्रीका से निकलकर दूसरे कंट्रीज में भी वो अपना पांव फैला रहा है। तो इसी वायरस के बारे में और इस डिसीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एमपॉक्स के बारे में क्या क्या जानेंगे। तो पहले तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसके क्लेड्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा क्लेड आजकल तहलका मचाए हुए है, कितने तरह का क्लेड होता है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे ट्रांसमिशन, यानी ये बीमारी कैसे फैलता है, इसका संचरण कैसे होता है। तब जान लेंगे बीमारी के लक्षण के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, रोग के क्या क्या लक्षण हैं। और उसके बाद डायग्नोसिस, कैसे पहचानते हैं कि यह एमपॉक्स बीमारी है, कैसे डायग्नोज करेंगे। और उसके बाद बचने का तरीका क्या है, प्रिवेंशन क्या है, इसका बचाव क्या है। और अंत में जानेंगे कि इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या है या नहीं है। तो ये सब इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो थोड़ा सा पहले इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि कैसे और कब इसका खोज हुआ, और मनुष्य में पहला केस कब मिला, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में सबसे पहला केस कब मिला। तो ये सब पहले हम लोग जान लेते हैं। 1950 के दशक में जब पूरे विश्व में पोलियो का तहलका मचा हुआ था और वैज्ञानिक पोलियो का वैक्सीन बना रहे थे, बनाने का प्रयास चल रहा था, कुछ वैक्सीन बन भी चुका था। ऐसे समय में वैज्ञानिकों को यूरोप एवं नॉर्थ अमेरिका के स्पेशली जो वैज्ञानिक थे, जो वैक्सीन को बना चुके थे लेकिन टेस्ट नहीं किए थे, तो इनको अपने बनाए गए वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए बंदरों की एक सेना की आवश्यकता थी, जिस पर ये अपने लैब्स में बनाए गए वैक्सीन को टेस्ट कर सके। 1958 ईस्वी में डेनमार्क का एक लैब है जिसका नाम था द स्टेट सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि कोपेनहेगन में है, और कोपेनहेगन जैसा कि जानते हैं डेनमार्क की राजधानी है। यहाँ पर मलेशिया से बंदरों का एक समूह लाया गया, और इसमें पाया गया कि इसको लाया गया था बंदरों को किसके लिए, तो पोलियो के वैक्सीन के टेस्टिंग के लिए। लेकिन इन बंदरों के अंदर
स्मॉल पॉक्स जैसा बीमारी पाया गया। जब इसका थोड़ा अध्ययन किया गया तो पता चला कि यह जो है बिल्कुल नया बीमारी है बंदरों में, जो कि बिल्कुल नए तरह के वायरस से उत्पन्न हुआ है। तो अब पोलियो को छोड़कर लोग इस नए जो है बीमारी और नए वायरस पर जूझ गए कि आखिर जो है एक ऐसा बीमारी है, बंदरों में ये नया वायरस जो है कैसे पाया गया। तो इसको जो है, ये चूंकि बीमारी बंदरों में पाया गया था, इसलिए इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स रखा गया, जिसको आजकल हम लोग शॉर्ट में एमपॉक्स कहते हैं। और ये वायरस जो है, नया वायरस जो मंकी के शरीर में पाया गया था, इसको मंकी पॉक्स वायरस जो है कहा गया। आजकल हम लोग शॉर्ट में इसको MPX भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विषाणुओं से यदि किसी को संक्रमण हो जाए, किसी जीवधारी को, तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। 1958 से 1968 का जो दशक था, इसमें टेस्टिंग के लिए जो मंकी को लाया गया था लैब्स में, इनमें मंकी पॉक्स जो है पाया गया। इसलिए ऐसा माना जाने लगा कि क्योंकि ये बंदरों को एशिया से लाया गया था, इसलिए ऐसा माना जाने लगा कि मंकी पॉक्स का या इस वायरस का स्रोत क्या है, तो एशिया है। बाद में जो है इसको कंफर्म होने के लिए भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया एवं जापान के विभिन्न जो है स्थानों पर जाकर और कई बंदरों पर जो है उनके ब्लड सैंपल्स को लेकर जब जांच किया गया, तो पता चला कि इनके शरीर में किसी प्रकार का कोई एंटीबॉडी एमपॉक्स का नहीं है। तो इससे पता चला कि इस वायरस का सोर्स जो है वो एशिया नहीं है। तो 1970 ईस्वी में मंकी पॉक्स का सबसे पहला केस ह्यूमन में पाया गया। यह पहला केस जो है कहाँ पाया गया था, तो यह पहला केस जो है पूरे विश्व में मंकी पॉक्स का पहला केस जो है वो कहाँ पाया गया था, तो यह जायरे में पाया गया था। जायरे जो है यह पुराना नाम है, अब इसका नाम बदलकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC कर दिया गया है। तो विश्व में सबसे पहले एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स डिसीज जो है वह सबसे पहले कहाँ पाया गया, जायरे यानी DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और यह जो है किसमें पाया गया था, तो यह 9 महीने के एक छोटे बच्चे में पाया गया, जो कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में जो है रहता था। तो 9 मंथ के जो है बेबी में जो है यह बीमारी पाया गया। उसके बाद सेंट्रल एवं वेस्टर्न अफ्रीका के एनिमल्स का जो है ब्लड सैंपल लिया जाने लगा, और जब उनके ब्लड सैंपल्स को जो है जांचा गया, तो मंकीज के जो है 7 स्पेसीज में, मंकीज के 7 स्पेसीज जो है उसमें, और स्क्विरल्स के 2 स्पेसीज में इस वायरस के एंटीबॉडीज जो है उसमें पाए गए। तो अब जान लेते हैं कि 1967 ईस्वी में, 1967 में ग्लोबल स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा था, ताकि स्मॉल पॉक्स को पूरे धरती पर से, पूरे विश्व से समाप्त किया जा सके। तो इस प्रोग्राम का शुरुआत 1967 में हुआ, लेकिन इसके 3 साल बाद 1970 ईस्वी में मंकी पॉक्स का पाया जाना वैज्ञानिकों के लिए जो है भय जो है उत्पन्न कर दिया, वैज्ञानिकों के जो है दिमाग में, कि यदि जो है यह एमपॉक्स का जो वायरस है, मंकी पॉक्स का वायरस, यह अगर अफ्रीका से बाहर अगर फैल जाए, तो यह जो है जो स्मॉल पॉक्स का जो इराडिकेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यह बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, यह प्रोग्राम जो है वो नहीं सफल हो पाएगा। ठीक है, और इसीलिए जो है काफ़ी जो है वैज्ञानिक भयभीत हो चुके थे, क्योंकि हम जानते हैं कि एमपॉक्स और स्मॉल पॉक्स का सिम्टम शुरू में क्या रहता है, लगभग सारा सिम्टम जो है बिल्कुल एक ही जैसा होता है। तो अब जान लेते हैं कि जो 9th मंथ का जो बच्चा जो था, जो DRC का, जिसमें कि सबसे पहले एमपॉक्स पाया गया था, तो इस बच्चे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो बच्चा था, जो कि कॉन्गो का जो है पहला केस जो है मिला था ह्यूमन में, ये 9 मंथ का जो बच्चा था, इसमें कहता है कि ये 22 अगस्त जो है 1970 को जो है इसमें हल्का फीवर आया शरीर में।
और 24 अगस्त जो है 1970 में इसके बॉडी पर रैश आने लगे। तो फीवर का आना, रैश होना, ये स्मॉल पॉक्स जैसा ही सिम्टम था। तो इसको 1 सितंबर को जो है बैसन कुसु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उस समय तक जो है जो डॉक्टर्स थे उनको ये पता नहीं था कि यह बीमारी स्मॉल पॉक्स है कि मंकी पॉक्स है। अब इस बच्चे में जो मंकी पॉक्स था इसका सिम्टम बिल्कुल स्मॉल पॉक्स जैसा ही था, फीवर है, रैश है। तो डॉक्टर्स जो है समझ नहीं पा रहे थे। तो फिर जो है इस बच्चे के जो है जो घाव जो हैं उससे स्कैब को निकाल कर और मॉस्को में जो है लैब में भेजा गया जांच करने के लिए, जहां की पता चला कि इसको स्मॉल पॉक्स नहीं है, इसको क्या है, एमपॉक्स बीमारी यानी मंकी पॉक्स बीमारी है। ऐसा क्यों संदेह हुआ डॉक्टर्स को? क्योंकि जिस गांव का ये बच्चा था उस गांव के सारे लोगों को जो है स्मॉल पॉक्स का टीकाकरण हो चुका था। तो गांव में किसी को भी फीवर या रैश नहीं हुआ, तो इसी बच्चे को क्यों हुआ? इसी संदेह पर जो है इसके स्कैब को जांच के लिए मॉस्को लैब में भेजा गया, जहां पता चला कि नहीं, इसको स्मॉल पॉक्स नहीं है। क्या है, इसको बिल्कुल नया बीमारी है। क्या है ये? मंकी पॉक्स है। यह बच्चा जो है जो कि बैसन कुसु जो है हॉस्पिटल में जो भर्ती था 9 मंथ का, अब यह डॉक्टर्स के जो है ट्रीटमेंट के चलते जो है धीरे धीरे जो है अब रिकवर कर रहा था बीमारी से। तब तक जो है इसे मीजल्स हो गया और मीजल्स के होने के 6 दिन के बाद इस बच्चे की मृत्यु हो गई। तो यही जो है पहला केस है हमारा, किसका? मंकी पॉक्स का, जो पूरे वर्ल्ड का पहला केस माना जाता है, जो कि कहाँ पाया गया था? एक 9 मंथ के बच्चे में पाया गया। कहाँ पाया गया? तो DRC में यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया गया था। तो अब इसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो मंकी पॉक्स है इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? मंकी पॉक्स वायरस, जिसको एमपॉक्स वायरस या MPX भी जो है कहा जाता है। यह वायरस कैसा वायरस है? तो यह जो है एनवेलप्ड डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, यानी dsDNA वायरस है। डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, RNA वायरस नहीं। कैसा वायरस है? DNA वायरस है। और इसका जो ये जो स्पेसिस है, ये एमपॉक्स जो है, जो डिसीज है, इसका जो वायरस है, ये किस ग्रुप में आता है? तो यह जो है ऑर्थोपॉक्स जीनस जो है, ऑर्थोपॉक्स जीनस का एक स्पेसिस है और यह फैमिली जो है पॉक्स विरिडी के अंतर्गत आता है। इसी फैमिली में स्मॉल पॉक्स का वायरस जो है वेरियोला या फिर अन्य वायरसेस वैक्सीनिया इत्यादि इसी फैमिली के सदस्य हैं। तो यह स्मॉल पॉक्स वाले वायरस के फैमिली का ही जो है एक स्पेसिस है। और किस जीनस का स्पेसिस है? ऑर्थोपॉक्स जीनस का एक स्पेसिस है। एक चीज और विशेष रूप से जान लेते हैं कि इसका जो डबल स्टैंडर्ड DNA है कितने जीन से बना हुआ है। तो इसका जो डबल स्टैंडर्ड DNA है इसमें 148 सिंगल कॉपी जीन्स पाए जाते हैं। और यह DNA जो है कितने बेस पेयर से बना हुआ है? तो यह DNA 2,21,780 बेस पेयर से मिलकर बना हुआ है। अब जान लेते हैं एमपॉक्स वायरस के क्लेड्स के बारे में। क्लेड्स को सिंपली समझिए कि इसका टाइप और सब टाइप। तो टाइप को क्लेड और सब टाइप को सब क्लेड्स कहते हैं। तो एमपॉक्स वायरस जो है इसके 2 क्लेड्स हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। फिर क्लेड 1 में 2 सब क्लेड हैं, 1A और 1B। और क्लेड 2 में भी जो है 2 सब क्लेड्स हैं, 2A और 2B। तो 2022-23 में जो ग्लोबल आउटब्रेक हुआ था एमपॉक्स का, जिसमें हजारों लोग संक्रमित हुए थे और बहुत लोग मरे भी थे, तो ये ग्लोबल आउटब्रेक जो है वो हुआ था किसके कारण? तो इसके सब क्लेड 2B के कारण हुआ था। लेकिन यह बहुत ज्यादा डेडली नहीं माना गया है इसे। अब 1B जो क्लेड इसका है, यह जो है अब अफ्रीका से निकलकर 2024 में पाया गया कि यह 1B स्ट्रेन जो है, 1B क्लेड जो है इसका, जो कि काफी ज्यादा डेडली है,
यह अफ्रीका से निकलकर बहुत सारे राज्यों में फैल रहा है, जैसे भारत में, थाईलैंड में, पाकिस्तान में या अन्य देशों में जो है यह अपना पाँव फैलाने का प्रयास कर रहा है। तो यह बहुत ही ज़्यादा डेडली जो है स्ट्रेन है या क्लेड है किसका, मंकी पॉक्स वायरस का। कौन सा, 1B। तो भारत में भी जो है इसका केस जो है पाया गया है पिछले जो है 2 महीने पहले, यानी सितंबर के महीने में भारत में जो है पहला केस पाया गया। इसका जो सबक्लेड 1A और 1B है, इसका प्रभाव जो है अभी भी DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो तथा अफ्रीका के अन्य देशों में अभी भी इसका प्रभाव जो है वो जारी है। अब जान लेते हैं एमपॉक्स के ट्रांसमिशन के बारे में, यानी यह डिसीज कैसे संचरित होता है, इसका वायरस कैसे मनुष्य में आता है। तो कहता है कि इसका ट्रांसमिशन जो है 2 तरह से होता है। एक तो हो सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन या पर्सन टू पर्सन, या फिर दूसरा हो सकता है एनिमल्स टू ह्यूमन, यानी मनुष्य से मनुष्य में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, अथवा जंतुओं से मनुष्य में। तो पहले देख लेते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। तो पर्सन टू पर्सन में कहता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत सारा माध्यम है। पहला हो गया स्किन टू स्किन, यानी एक व्यक्ति के त्वचा और दूसरे व्यक्ति के त्वचा के संपर्क में आने पर। तो अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, उसके त्वचा पर जो है रैश है, ब्लिस्टर है, कोई भी जो है अवस्था है, तो उसके टच में अगर नॉर्मल व्यक्ति का स्किन आता है तो नॉर्मल व्यक्ति जो है वो संक्रमित हो सकता है। तो इस तरह वायरस जो है का ट्रांसमिशन हो सकता है। अथवा सेक्सुअल जो है एक्टिविटी के दौरान जो है, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान भी जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्किन टू स्किन टच के माध्यम से जा सकता है। दूसरा मेथड हो गया माउथ टू माउथ और माउथ टू स्किन। माउथ टू माउथ या माउथ टू स्किन का केस है कब, किसिंग के माध्यम से, यानी जब किसी छोटे बच्चे को या किसी को किस करते हैं तो वैसे स्थिति में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है ये जा सकता है। अगला है फेस टू फेस। फेस टू फेस जैसे आमने सामने बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति संक्रमित है, दूसरा संक्रमित नहीं है, तो बोलने के क्रम में जो माउथ से ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं तो दूसरा सामने वाला व्यक्ति तो सांस ले रहा है तो उसके शरीर में जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में भी जो है इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। उसके बाद है मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। अगर एक व्यक्ति जो है उस एक से अधिक व्यक्ति के साथ जो है अगर सेक्सुअल एक्ट कर रहा है, यानी एक व्यक्ति का एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर है, तो वैसे स्थिति में भी जो है यह फैल सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है इसका। फ्रॉम क्लॉथ्स, संक्रमित व्यक्ति का कपड़ा, जैसे उसका पहना हुआ कपड़ा, उसका बेडशीट जो इस्तेमाल कर रहा है, उसके द्वारा जो तौलिया इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इस्तेमाल कर ले तो इसके माध्यम से भी ट्रांसमिशन होता है एमपॉक्स का। और उसके बाद कंटामिनेटेड नीडल, संक्रमित नीडल से। अब नीडल के केस में अब मेडिसिन जो है इंजेक्ट किया जा रहा है, इसका नीडल हो सकता है, ड्रग्स लिया जा रहा है, इसका नीडल हो सकता है, या टैटू बनवा रहे हैं, इसका नीडल हो सकता है। तो अगर संक्रमित व्यक्ति जो है पर इस्तेमाल किया गया नीडल जो है अगर स्वस्थ आदमी पर इस्तेमाल कर दिया गया तो भी ट्रांसमिशन हो सकता है। और उसके बाद जो है कहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी गर्भकाल के दौरान मदर से उसके एम्ब्रियो में जो है इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। अगला हम लोग का है एनिमल्स टू ह्यूमन। अभी तक देखे ह्यूमन टू ह्यूमन, अब हम लोग का एनिमल्स टू ह्यूमन, यानी जंतुओं से मनुष्य में। तो जंतुओं से मनुष्य में कैसे आएगा, तो जंतु को जो है के काट लेने से, अगर संक्रमित है, इन्फेक्टेड है एमपॉक्स से, तो उसके काटने से या स्क्रैचिंग से, यानी उसका नाखून आपके जो है त्वचा पर लग गया, ठीक है, तो वहाँ स्क्रैच आ गया, उससे भी। उसके बाद कहता है हंटिंग, उसका शिकार कर रहे हैं, स्किनिंग, उसके त्वचा को निकाल रहे हैं, छू रहे हैं, रगड़ रहे हैं, वैसे स्थिति में, अथवा उसके मांस को पका रहे हैं या उसके मांस को खा रहे हैं, सारे ही स्थिति में संक्रमित अगर है वो एनिमल तो वहाँ से मनुष्य में ये वायरस आ सकता है। तो हम लोग देखें ट्रांसमिशन किसका, एमपॉक्स वायरस का, कि कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है ह्यूमन टू ह्यूमन और एनिमल्स टू ह्यूमन। तो चलिए आप जान लेते हैं एमपॉक्स जो बीमारी है इसके सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में। तो लक्षण जानने से पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड है क्या, तो कहता है कि वायरस जो है आपके शरीर में गया
और कितने दिन के बाद रोग का लक्षण उत्पन्न होगा। तो ये बीच का जो ड्यूरेशन है इसी को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है कहता है जनरली 1 सप्ताह का होता है, यानी 1 सप्ताह के बाद जो है रोग का लक्षण जो है नजर आ जाता है। यानी वायरस शरीर में एंटर किया, उसके 1 सप्ताह के बाद रोग का लक्षण जनरली नजर आ जाता है। लेकिन ये जो है 1 से 21 दिन का भी इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। उसके बाद सिम्टम जो है, जो रोग का लक्षण है, रोग हो जाने के बाद जो लक्षण आ गया बॉडी में, ये 2 से 4 सप्ताह तक जनरली बॉडी में रहता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी कमजोर है तो रोग के लक्षण जो है शरीर में लंबे समय तक भी रह सकते हैं। अब कहता है कि सिम्टम्स, जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला कहता है कि त्वचा पर रैश का आ जाना, ठीक है। दूसरा कहता है फीवर, यानी ज्वर आ जाना, फीवर। तीसरा सोर थ्रोट, गले में इरिटेशन आना, सोर थ्रोट हो जाना। उसके बाद हेडेक, सिर दर्द होना। उसके बाद है मसल एक, यानी मांसपेशी में दर्द होना। बैक एक, पीठ में दर्द होना। उसके बाद है सोलेन लिम्फ नोड्स, जो लसिका ग्रंथि हैं, लिम्फ नोड्स जो है वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। और लो एनर्जी, और शरीर में ऊर्जा की कम जो है ऊर्जा की मात्रा महसूस होती है, यानी थकान जैसा लगेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, ठीक है, टायर्डनेस होगा। यानी इस सब किसके कारण है? लो एनर्जी के कारण। तो ये सब सारा सिम्टम जो है किसका है? एमपॉक्स डिसीज का है। लेकिन इसमें सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। अगर लंबे समय तक बीमारी रह गया, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, तो वैसे स्थिति में सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? तो इसमें कहता है न्यूमोनिया भी हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, एन्सेफलाइटिस हो सकता है जिसको ब्रेन फीवर कहते हैं, और उसके बाद लॉस ऑफ विजन, यानी नेत्र की ज्योति भी जा सकती है। तो ये सब सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके। कुछ लोगों में मंकी पॉक्स का जो लक्षण है, सिम्टम जो है, यह रैश के रूप में शुरू होता है, जबकि बहुत सारे लोगों में यह जो है फीवर, सोर थ्रोट, मसल पेन या मसल एक से शुरू होता है। जो रैश है यह चेहरे से शुरू होकर पूरे शरीर में जो है ये फैल सकता है। यह जो है चेहरे पर, गर्दन पर, पेट, पीठ, छाती है, हाथ, पैर, सब जगह जो है रैश जो है उत्पन्न हो सकता है। लेकिन यह जो है हाथ का हथेली, पांव का तलवा, उसके बाद मुंह के अंदर, उसके बाद मनुष्य के जो है जो गुप्तांग है वहां पर, एनस जिसको मलद्वार कहते हैं वहां हो सकता है, या रेक्टम में भी हो सकता है। अब जान लेते हैं जो सिम्टम्स हैं जो स्किन पर नजर आते हैं उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ द सिम्टम्स। तो सामान्य भाषा में पहले समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो है फ्लैट सोर बनता है, जिसको हम लोग सामान्यतः रैश कहते हैं। उसके बाद ब्लिस्टर्स फिल्ड विथ लिक्विड, उसके बाद फफोला जैसा बन जाएगा जिसके अंदर तरल पदार्थ लिक्विड भर जाएगा। उसके बाद रैश हिल्स, तब धीरे धीरे जो है रैश जो है वो भरने लगेगा, ठीक होने लगेगा, और तब लीजन्स जो है, घाव जो है ड्राई अप, सूख जाते हैं, और उसके बाद पपड़ी जैसा बन जाएगा, क्रस्ट ओवर, यानी पपड़ी जैसा बन जाएगा जो कि त्वचा से निकलकर गिर जाएगा। तो ये स्टेज हो गया, धीरे धीरे ऐसे सिम्टम जो है त्वचा पर आएगा। लेकिन इसी को मेडिकल टर्म में अगर देखें तो कहता है कि पहला स्टेज जो है वो मैक्यूल्स के फॉर्मेशन का है, मैक्यूल्स बनता है। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है पैप्यूल्स में, उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है वेसिकल्स में, वेसिकल्स के बाद कन्वर्ट हो जाता है पस्ट्यूल्स में, और जो लास्ट स्टेज आता है वो किसका है? स्कैब्स का है। तो ये हो गए स्टेजेस, जो सिम्टम जो है एक के बाद एक त्वचा पर नजर आएंगे। अब जान लेते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में, बचाव के बारे में। यानी एमपॉक्स जो डिसीज है अगर नहीं हो, इससे बचने के लिए इसका प्रोफिलेटिक मेजर्स क्या है, प्रोफिलेक्सिस क्या है, प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है। तो हम लोग जानते ही हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी हो जाए उससे बेहतर है कि उससे बचाव किया जाए।
तो बचाव के क्या क्या तरीके हैं? तो पहला है गेट वैक्सीनेटेड। पहले से ही अगर हम वैक्सीन ले लें तो एमपॉक्स होने का चांस ही जो है नहीं रहेगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति को जो है एमपॉक्स का वैक्सीन जो है वो ले लेना चाहिए। उसके बाद कहता है अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट। संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक या बिल्कुल जो है सटने से बचना चाहिए, क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से बचना चाहिए। नज़दीक बोलने पर भी देखे कि हो सकता है, तो इसीलिए क्लोज कॉन्टैक्ट में जो है संक्रमित व्यक्ति के नहीं आना चाहिए। उसके बाद कहता है कि वॉश योर हैंड्स। कोरोना के बाद से जो है सामान्य जो है बचाव तो आप जान ही गए होंगे कि हाथ को जो है समय समय पर जो है साफ करना है, सैनिटाइज करते रहना है। उसके बाद कवर योर रैश। जब त्वचा पर रैश बन गया तो इसको हम लोग कवर करके रखेंगे, ठीक है, कपड़े से जो है उसको ढक कर रखेंगे, तो ये भी एक बचाव है, दूसरे में नहीं फैलेगा। वियर ए मास्क। और मास्क का इस्तेमाल करें ताकि दूसरे व्यक्ति को अगर है तो आप में नहीं आएगा, और आप में है तो दूसरे व्यक्ति में भी जाने का चांस कम रहेगा। उसके बाद कहता है प्रैक्टिस सेफ सेक्स, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान अगर मान लीजिए जेनाइटल्स जो है प्रभावित हैं तो कंडोम्स का इस्तेमाल करें, सेफ सेक्स करें, जिससे कि जो है बीमारी जो है सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से नहीं फैले। उसके बाद कहता है अवॉइड कांटेक्ट विथ एनिमल्स। जंतुओं के संपर्क में आने से बचें, क्योंकि एनिमल्स को छूने से भी जो है उसका जो है वायरस आप में आ सकता है। तो कंटामिनेटेड है, अगर एमपॉक्स है एनिमल में तो उससे जो है आप अवॉइड कीजिए, उसको छूइए मत, उससे दूर रहिए, बचिए। उसके बाद कहता है कुक फूड थॉरोली। और अगर आप ऐसे एनिमल्स का जो है का मांस इस्तेमाल कर रहे हैं, पका कर खा रहे हैं जिसमें कि एमपॉक्स होने का चांसेस है, तो कहता है कि भोजन को अच्छी तरह पकाइए। रॉ जो है मीट जो है अगर इन्फेक्टेड जो है एनिमल का खा लिए तो भी जो है आप में इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे बचना है, भोजन को थॉरोली पकाना है। और उसके बाद कहता है क्लीन एंड डिसइंफेक्ट फ्रिक्वेंटली टच्ड सरफेसेस, यानी जो संक्रमित व्यक्ति जो है जिस जगह को छू रहा है हमेशा, जैसे डोर जो है दरवाजे का कुंडी हो गया, उसके बाद अगर लैपटॉप कंप्यूटर है तो कीपैड हो गया, माउस हो गया, ग्लास हो गया, सीढ़ी जो है स्टेयर का साइड का पोर्शन हो गया, तो जो फ्रिक्वेंटली टच सरफेस है इसको कहता है कि हमेशा साफ करते रहिए, उसको सैनिटाइज करते रहिए। और उसके बाद कहता है कि यूज़ पीपीई, पीपीई किट का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए है कि जो संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आ रहा है तो पीपीई किट का इस्तेमाल करने से उसमें होने का चांस कम रहेगा। तो ये सब जो है हमारा प्रिवेंशन है कि कैसे हम लोग जो है रोग को फैलने से बचाएंगे, ठीक है, या उससे बचेंगे। अब जान लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि इसको कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये एमपॉक्स डिसीज ही है। तो इसके लिए कहता है चूँकि इसको पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके सारे सिम्पटम्स जो हैं दूसरे जो है बहुत सारे जो है रोग से मिलते हैं। जैसे कहता है कि आपका जो है जो स्मॉल पॉक्स है, काउ पॉक्स है, मीजल्स हैं, उसके बाद हर्पिस है, सिफिलिस है, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियल जो है एलर्जिक रिएक्शंस हैं। तो इस तरह का जो है बहुत सारा जो है सिम्पटम जो है दूसरे रोग का है जो कि इससे मैच करता है, इसलिए इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। तो देख कर नहीं कह सकते हैं कि ये एमपॉक्स ही है। तो इसके लिए जो है क्या करना होगा, तो इसके लिए कहता है कि प्रीफर्ड लैब टेस्ट है। और लैब टेस्ट में क्या किया जाता है, तो जो वायरल डीएनए है इसको जो है डिटेक्ट किया जाता है, पहचाना जाता है पीसीआर के माध्यम से। और पीसीआर आप जानते होंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर जो है के माध्यम से जो वायरस है उसके डीएनए को डिटेक्ट किया जाता है। और इसके लिए स्पेसिमेन तो लेना पड़ेगा पेशेंट जो है के शरीर से, तो कहाँ से लेंगे, तो उसके रैश से, उसके फ्लूइड से, या फिर उसके क्रस्ट का जो है स्पेसिमेन जो है ले जाकर लैब में देते हैं। और वहाँ पर जो है वायरल डीएनए को जो है डिटेक्ट किया जाता है, किस मेथड से, पीसीआर से। अब कहता है कि इसमें ब्लड टेस्ट जो है यूजफुल नहीं है, ब्लड टेस्ट जो है से पता नहीं चलेगा। और एंटीबॉडी टेस्ट जो है ये भी उपयोगी नहीं है, यूजफुल नहीं है, ये दोनों नहीं करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे नहीं पता चलेगा, क्योंकि अब जो एमपॉक्स का जो वायरस है जिस फैमिली से है, इसी फैमिली से स्मॉल पॉक्स या दूसरे पॉक्स के जो है
वेरियोला, वैक्सीनिया सब बताया था मैं कि वो सब वायरस हैं। अगर उसका इन्फेक्शन पहले हो चुका है तो उसका एंटीबॉडी बॉडी में है पहले से, तो अब ये पहचानना मुश्किल है कि अभी जो एमपॉक्स हुआ है इसका एंटीबॉडी है कि पहले जो बीमारी हुआ था उसका एंटीबॉडी है। तो इसीलिए कहता है कि इसमें एंटीबॉडी टेस्ट जो है यूजफुल नहीं होगा, ब्लड टेस्ट नहीं करना है, ब्लड टेस्ट से कुछ पता नहीं चलेगा। तो एक ही टेस्ट है हमारा, कौन सा, तो वायरस जो है कि डीएनए को डिटेक्ट करना, किसके माध्यम से, पीसीआर के माध्यम से। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट एवं वैक्सीनेशन के बारे में। अब रोग हो गया तो इलाज तो कराना होगा, तो ट्रीटमेंट जो है क्या होगा, तो कहता है कि ट्रीटमेंट के रूप में जो है अगर मेडिसिन लेना है तो ऐसे तो वायरल मेडिसिन जो है जल्दी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस रोग में स्मॉल पॉक्स में जो इस्तेमाल किया जाता था मेडिसिन, एंटीवायरल मेडिसिन, वो लिया जाता है जिसका नाम है टीकोवेरीमेट, TECOVIRIMAT, टीकोवेरीमेट नाम का एंटीवायरल जो है मेडिसिन लिया जाता है। और बीमारी होने के बाद भी वैक्सीन ले सकते हैं, बीमारी के दौरान भी वैक्सीन लगता है। पहले भी प्रोफिलेटिक मेजर में भी मैं बताया था कि वैक्सीन ले सकते हैं बचाव के लिए। तो यहाँ बीमारी के बाद वैक्सीन लेंगे तो कौन सा वैक्सीन जो है चलेगा हमारा, यानी एमपॉक्स का वैक्सीन कौन कौन सा है। तो एमपॉक्स का जो वैक्सीन है ये FDA जो USA का है, ठीक है, FDA मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है किसका, US का, इसके द्वारा अप्रूव किया गया दो वैक्सीन है। एक है जिनमियोस, JYNMEOS, और दूसरा है ACAM 2000, ACAM2000। तो ये FDA अप्रूव्ड जो है वैक्सीन है जो कि एमपॉक्स में दिया जाता है। उसके बाद WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक नया वैक्सीन जो है अनाउंस किया है एमपॉक्स के लिए, जिसको MVA-BN कहा जाता है। MVA क्या है, तो मॉडिफाइड वैक्सीनिया एंकारा, और BN क्या है, जो कंपनी इसको बनाती है, BN हमारा है बावेरियन नॉर्डिक, ये जो है डेनमार्क का एक बायोटेक कंपनी है जो इस वैक्सीन को बनाती है। तो देखिए कि FDA अप्रूव्ड दो वैक्सीन है, कौन सा, जिनमियोस और ACAM 2000, और WHO के द्वारा जो है ये जो है आपको क्या कहते हैं बताया गया है कौन सा लेने के लिए, MVA-BN मॉडिफाइड एंकारा वैक्सीनिया BN। तो हम लोग इस वीडियो में जाने एमपॉक्स के जो है कॉजेटिव एजेंट से लेकर और उसके पूरे ट्रीटमेंट तक के बारे में, और मुख्य मुख्य बात पर एक बार जो है फिर से नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले जो है एमपॉक्स जो है वायरस जो है का पता चला था 1958 ईस्वी में। सबसे पहला जो है एमपॉक्स जो है डिसीज़ का जो है ह्यूमन में जो है पूरे वर्ल्ड में पहला केस जो है मिला था 1970 में, एक 9 मंथ के जो है बच्चे में, जो कि DRC का था, DRC के एक विलेज का जो है रेसिडेंट था। DRC मीन्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसका पुराना नाम जायरे था। भारत में जो है 1B क्लेड का जो है पहला जो है इन्फेक्टेड पर्सन जो है ह्यूमन जो है वो पाया गया 18 सितंबर 2024 को, जो कि किससे इन्फेक्टेड है, तो 1B क्लेड से जो है इन्फेक्टेड था। और ये जो है दुबई से जो है ट्रैवल करके केरला आया था, केरला के मेलापुरम में जो है आया था, और इसको जो है वहाँ जो है स्टेट हॉस्पिटल में जो है वहाँ इसको आइसोलेट किया गया। और ऐसा ही एक केस जो है हरियाणा के हिसार में भी पाया गया है। तो जो पहले हम लोग देखें कि जो केरला में जो केस मिला था यह 38 साल का युवक था, 38 ईयर्स ओल्ड जो है युवक था, जो कि कहाँ से आया था, दुबई से आया था केरला। और एक 26 वर्ष का युवक जो है हरियाणा के हिसार में भी जो है पाया गया है, और इसको जो है इसी सितंबर महीने में ही, और इसको जो है ले जाकर दिल्ली के जो है लोकनायक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, वहाँ इसका इलाज चला तो पता चला कि यह पुराने वाले 2022 के क्लेड 2 से जो है इन्फेक्टेड है। अब जब ये 2022 में आउटब्रेक हुआ था इसका, तो जो WHO है इसको
पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इशू की थी। और फिर 2024 में जब इसका जो है भारत में केस पाया गया या दूसरे जगह जो है और भी कंट्रीज में जो है जो ट्रैवलर्स हैं इसके माध्यम से जो है वायरस फैल रहा है, तो स्वीडन में, थाईलैंड में, ये सब जगह पर, पाकिस्तान में, ये सब जगह पर भी, इंडोनेशिया में, ये सब जगह में भी जो है ये फैल रहा है। तो अब WHO जो है इसको 2024 के अगस्त ईस्वी में ही इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया। तो एमपॉक्स जो है का सारा सिम्टम वगैरह आप जान गए, एमपॉक्स के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी जो है जान गए। तो जब भी इस तरह का रैश वगैरह जो है अगर आपके बॉडी पर आए, उसको अपने जो है जो प्राइवेट आपके डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर जो हेल्थ केयर जो है जहाँ भी आप ट्रीटमेंट अपना कराते हैं उनसे संपर्क कीजिए, उसका जांच कराइए और उसका प्रॉपर इलाज कीजिए। वैक्सीन है तो वैक्सीन लीजिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए ताकि लोग इस बीमारी के बारे में जानें और सचेत रहें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोक दीजिए और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।